Hello everyone. Let's start chapter 4 Tribal, the Coup and the Vision of a Golden Age. मतलब आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। सन 1895 में बिहार के छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा नामक एक आदिवासी ने गांव-गांव जंगल-जंगल घूमकर आज़ादी के प्रति स्थानीय आदिवासियों और ग्रामीणों में जागरूकता फैलाने का अनोखा प्रयास किया था। वह लोगों से कहता था कि उसे ईश्वर ने बाहरी लोगों अर्थात अंग्रेजों से उनकी रक्षा करने और आज़ादी दिलाने के लिए भेजा है। लोग भी मानते थे कि बिरसा के पास चमत्कारी ताकतें हैं और वह उनकी बीमारियों, भूख और गरीबी को दूर कर सकता है। मुंडा एक आदिवासी समूह है और बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। छोटा नागपुर में उसकी लोकप्रियता के चलते संथाल, उरांव और आदिवासी भी हजारों की संख्या में उसके पीछे चल पड़े। ये सभी आदिवासी समूह अंग्रेजी शासन की जातियों के कारण अपने समाज, संस्कृति और धर्म को खतरे में मान रहे थे। उनकी आजीविका पर भी संकट था। ये आदिवासी अपनी रोजी-रोटी जंगलों के सहारे चलाते थे। वन्य जीवन और जंगलों के संतुलन का ये बड़ा ध्यान रखते थे। लेकिन अंग्रेजों ने अधिक खेती को जमीनों के चलते और रेलवे लाइनों व ईंधन के लिए इनके जंगलों की अंधाधुंध कटाई की, जिससे उनकी आजीविका और अस्तित्व दोनों ही खतरे में पड़ गए थे। चित्र 1 में दिखाया गया है कि उड़ीसा के डोंगरिया कंथ कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही है। नेक्स्ट इज हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लाइव, मतलब जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह-तरह की गतिविधियों में पूरी तरह से लगे रहते थे। सम वर झूम कल्टीवेटर्स, कुछ झूम खेती करते थे। कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती को ही घुमंतू खेती कहते हैं। इसमें आदिवासी लोग जंगल के पेड़ों का ऊपरी भाग काट छांट देते थे, जिससे धूप जमीन तक पहुंच सके। जमीन की घास फूस को जलाकर इसकी राख खाली जमीन पर छिड़क कर जमीन की ऊपरी सतह को खुरच दिया जाता था। राख की पोटाश से जमीन उपजाऊ हो जाती थी। खेतों में बीज छिड़क दिए जाते थे और फसल पकने पर उसे काट कर ये आदिवासी दूसरी जगह खेती करने चले जाते थे और कई साल बाद वापस इस जमीन पर लौटते थे। तब तक यह जमीन परती जमीन के रूप में पड़ी रहती थी। यहाँ पर परती जमीन का मतलब है ऐसी जमीन जिसे कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो सके, ऐसी जमीन को परती जमीन कहते हैं। घुमंतू किसानों का आवास पूर्व उत्तर भारत के पर्वतीय और जंगली इलाकों में था। यहाँ ये आदिवासी बेरोक-टोक जंगलों में आते जाते और खेती करते थे, क्योंकि झूम खेती केवल यही एक तरीका था। Some were hunters and gatherers. कुछ शिकारी और संग्राहक थे। कई इलाकों के आदिवासी समूह पशु पक्षियों का शिकार करके और जड़ी बूटियां, शहद, रेजिन इत्यादि बटोर कर अपनी आजीविका चलाते थे।
उड़ीसा के खोंड आदिवासी टोलियों में शिकार करते थे और कुछ भी मिलता उसे आपस में लेते थे। वे जंगली फल और जड़ें भी खाते और खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों का तेल प्रयोग करते थे। यहाँ पर साल एक पेड़ है और महुआ एक फूल जिसे खाया जाता हो या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े वह चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी, तो वे इन्हें खोंड आदिवासियों से ही खरीदते थे। चित्र 2 में दिखाया गया है कि डोंगरिया कंद कबीले की औरतें पंडानू की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही हैं। इन पत्तियों से पतले बनाई जाएगी। ये समुदाय चावल, दाल और अनाजों के लिए चीज़ों की अदला बदली से काम चलाते थे। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था, तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत में मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे, तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते हैं। व्यापारी और महाजन मुसीबत की जड़ थे। जो चीज़ें आसपास पैदा हो नहीं होती थी, उन्हें खरीदने के लिए आदिवासी व्यापारियों और महाजनों के चंगुल में फंस जाते थे। व्यापारी उन्हें महंगे दामों पर अपनी चीज़ें बेचते और सूदखोर महाजन भारी ब्याज पर उन्हें कर्जा देते। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को भारी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह चरवाहा थे, अर्थात गायें, भेड़, बकरी चराने का काम करते थे, जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। यहाँ पर मवेशियों का अर्थ है ऐसे पालतू जानवर जिन्हें दूध, मांस, ऊन आदि के लिए पाला जाता हो। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी, तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाडिया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिया थे, मतलब भेड़ बकरी पालते थे, और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। नेक्स्ट इज ए टाइम टू हंट, ए टाइम टू सो, ए टाइम टू मूव टू ए न्यू फील्ड। मतलब शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानवविज्ञानी
वेरियर एलिवन ने 1930 और 40 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैगा और गोंड समुदायों के बीच बिताए थे। एलिवन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं, चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे कुचे ठूठों को काटने जाती थी। ठूठों का अर्थ है पेड़ का बचा हुआ मोटा हिस्सा। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरा पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली और मशरूम आदि फल बीन कर लाती थी। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती हैं या महुआ के बीज इकट्ठा करती हैं। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अध जली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। कुंवर में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में कटाई की जाती थी। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चलते थे, मतलब उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे खेती करने के लिए। इस दौरान शिकार व चीजों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था, इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी जरूरत पड़ने लगती थी। चित्र 4 में दिखाया गया है कि ईंधन की लकड़ी ले जाती एक संथाल लड़की। बिहार, सन 1946। सम टू सेटल्ड कल्टीवेशन। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर साल दर साल एक ही जगह हलों का इस्तेमाल करके खेती करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुछ कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करते खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अधिकारी गोंड और संथाल जैसे आदिवासियों को घुमंतू खेती करने वाले या शिकारी संग्राहक आदिवासियों की तुलना में ज़्यादा सभ्य समझते थे। वे जंगलों में रहने वाले
और घूमने वाले आदिवासियों को जंगली और बर्बर मानते थे। यहाँ पर बर्बर शब्द का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो लगातार और समझ में न आने वाले तरीके से कुछ बोलता रहता है, जिससे उसकी बातों को समझना मुश्किल हो जाता है और उन्हें एक जगह बसाकर सभ्य बनाना चाहते थे। Next is, how did colonial rule affect tribal lives? औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े? ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। देखें कि ये बदलाव क्या थे। What happened to tribal chiefs? आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेजों से पहले आदिवासी मुखियाओं के पास अपने इलाके की आर्थिक और प्रशासनिक ताकत होती थी। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन के तहत उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। अब उन्हें अंग्रेजों को उपहार के रूप में कोई वस्तु देनी पड़ती थी और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। नेक्स्ट इज, व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स? घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? अंग्रेज चाहते थे कि घुमंतू आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे ताकि उन पर आसानी से नियंत्रण रखा जा सके। अंग्रेजों ने अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत बनाने हेतु जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा और उसका लगान तय कर दिया। कुछ किसानों को जमीन का मालिक और दूसरों को जमीन का उपयोग करने का अधिकार दिया, लेकिन वह जमीन का मालिक घोषित नहीं किया। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्व उत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। चित्र 5 में दिखाया गया है कि पूर्व उत्तर के नीसी आदिवासियों के एक गांव में लठों से बना घर। जब ये घर बनाए जाते थे तो पूरा गांव मदद करता था। चित्र 6 में दिखाया गया है कि गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें। घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया है और खेती के लिए जमीन साफ कर दी गई है। चित्र 7 में दिखाया गया है कि आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते आदिवासी। इसके आगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।